देश में इस वक्त जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है किसानों का आंदोलन। आखिर क्या कारण है कि हमारे अन्नदाता नाराज हैं और सड़कों पर हैं? ऐसा नहीं कि हमारे अन्नदाता ने देश को आत्मनिर्भर न बनाया हो। खाद्यान्न के मामले में देखें तो भारत अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। कोविड काल के दौरान भी कृषि की में सिर्फ एक इकलौता सेक्टर रहा जिसमें ग्रोथ देखी गई, किसानों और सरकारों के प्रयासों के परिणाम स्वरूप। आखिर इसका क्या कारण है, ये डेडलॉक कब टूटेगा, इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि किसानों ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना है कि कल वो पुतले जलाएंगे, कल आपकी बातचीत भी है। 7 तारीख को जो है गणमान्य लोग और खिलाड़ी और जिनको पुरस्कार मिले हैं वो अवार्ड वापसी करेंगे। 8 तारीख को भारत बंद होगा और टोल प्लाजा फ्री होगा। कल बातचीत है, फिर हमको ऐसा लगता है कि ये करके कहीं वो और टकराव बढ़ाना तो नहीं चाहते। उनकी इस घोषणा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारत सरकार ने किसानों के प्रति हमेशा अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर किया है, चाहे वो केंद्र सरकार की स्कीम का विषय हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में वित्त की अधिक व्यवस्था करने का मामला हो, किसानों की आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से कुछ नई योजनाएं शुरू करने का विषय हो। हर दृष्टि से यह कोशिश की है कि किसान की प्रगति हो और किसान की समृद्धि हो। जब नए कानून आए तो उसके पीछे भी सरकार का यही दृष्टिकोण था कि कुल मिला के किसान कानूनों की जिन जंजीरों में बंधा हुआ था वो उससे मुक्त हो जाए, उसको अपना उत्पादन बेचने की पूरी तरह स्वतंत्रता हो, कोई भी टैक्स उस पर न लगे और वो महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सके, निजी निवेश उसके खेत तक गांव तक पहुंच सके। इस दृष्टिकोण के आधार पर ये कोशिश की थी। लेकिन किसानों में कई स्थान पर ऐसा देखने में आया, विशेष रूप से पंजाब में, उसके बाद थोड़ा हरियाणा में, कि किसानों को ऐसा लगता है कि इन नए कानून के माध्यम से उनका जो मंडी सिस्टम है वो प्रभावित होगा। यद्यपि हम लोगों ने नए कानून में इस बात की व्यवस्था की है कि नया कानून राज्य के एपीएमसी एक्ट को बिल्कुल भी प्रभावित करता नहीं है। लेकिन कुछ विषयों को लेकर किसान आंदोलन पर आ गए हैं। तो हमने आंदोलन से पहले भी किसानों से 2 दौर की बातचीत की। 14 अक्टूबर को सेक्रेटरी ने बात की, 13 नवंबर को मैंने बात की और बातचीत के बाद ये हुआ कि हम अगली वार्ता का दौर जल्दी करेंगे और फिर 3 दिसंबर को बातचीत करेंगे। ये निर्णय हम लोगों ने कर लिया और उनको निमंत्रण भेज दिया। उसके बाद 26-27 अक्टूबर को उनका आंदोलन अनाउंस था, तो उन्होंने कहा कि वो तो अनाउंस है तो होएगा, हम बाद में बात कर लेंगे। लेकिन फिर भी ऐसा लगा कि भाई ठंड का सीज़न है, जल्दी कोई रास्ता निकल सकता है, तो हम लोगों ने 1 दिसंबर को बातचीत की, फिर 3 दिसंबर को बातचीत की और कल की बातचीत में काफ़ी प्रगति रही और कई बिंदु निकले जो उनकी पूरी चर्चा में ध्यान में आए और उस पर एक सरकार ने सकारात्मक रुख प्रकट किया और हम लोगों ने कहा कि एपीएमसी का विषय है तो उसमें हम लोग बातचीत करने के लिए ओपन है, सरकार भी विचार करेगी। पराली का एक विषय उनका था, ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो ऐसा विषय था। तो इस प्रकार के विषय जो जिन पर उनका ज़्यादा बल था उनको हम लोगों ने चिन्हित किया और ये तय हुआ कि भाई आज हम सरकार की तरफ से वर्कआउट करेंगे कि इसको क्या किया जा सकता है और परसों एक बार फिर बैठेंगे। और मुझे नहीं मालूम कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए प्रकार की क्या घोषणा हो गई है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब सरकार से वार्ता चल रही है तो आगे आंदोलन को अनाउंस करना ये मैं समझता हूं उचित नहीं है और कोशिश ये होना चाहिए कि भाई वार्ता के माध्यम से अब 8 तारीख का आंदोलन हो जाए फिर भी तो रास्ता तो बातचीत से ही निकलेगा, तो बात तो फिर भी करना ही पड़ेगी। लेकिन जब बात चल रही है और सरकार लगातार बात कर रही है और आपकी समस्याओं को समझने की
पूरी कोशिश कर रही है, जहाँ तक हो उसका निराकरण कैसे हो सकता है उसके कानूनी प्रावधान तलाश रही है। तो फिर मुझे लगता है कि इस प्रकार के आगामी आंदोलन की घोषणा करना यह उपयुक्त नहीं है। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो सारी बातचीत के बाद हुई है या कुछ एक दो लोगों ने बातचीत करके की है। जो तो जब उन लोगों से बात होगी तभी उनका मत मालूम पड़ेगा। हमारी जानकारी है उन्होंने आपस में बात की, उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन उनका ये बड़ा कैटेगोरिकल कहना था। कल उनके एक नेता भी हमारे कार्यक्रम थे और आज जो उनके नेता हरिंदर सिंह बोल रहे थे, उन्होंने भी साफ कहा कि तीनों कानूनों से वापस लेने से कम पर हम राजी नहीं हैं। क्या सरकार इन तीनों कानूनों को वापस लेने को तैयार है? क्योंकि यही उनकी पहली और आखिरी शर्त प्रतीत होती है। देखिए दीपक भाई, कुल मिला के किसानों को हम लोगों ने कहा कि कोई भी कानून वापस लिया जाए, ये मांग तो हो सकती है, लेकिन कानून पर जब तक क्लॉज बाई क्लॉज चर्चा नहीं करेंगे और हम ये सिद्ध करने में सफल नहीं होंगे कि इस क्लॉज से किसान का नुकसान हो रहा है, तब तक ये स्थिति आगे बढ़ेगी नहीं। और कल अच्छा ये हुआ कि उन लोगों ने भी अपनी बातचीत रखी और सरकार ने भी अपना पक्ष रखा और सरकार के पक्ष के बाद फिर उन लोगों ने जो उस पर टिप्पणियाँ की उससे कुछ बिंदु चिन्हित हुए। क्योंकि एक्ट कोई भी हो उसमें कई क्लॉज ऐसे होते हैं जिससे किसान को फ़ायदा होने वाला है, कई क्लॉज ऐसा भी हो सकता है जिसमें हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हो सकता है किसान ज़्यादा अच्छे से समझे। और इसीलिए हमने किसानों के साथ इतनी दौर वार्ता की कि भाई कुल मिला के उनकी बात समझ में आ जाए और जो उनकी आपत्तियां ध्यान में आई उनको चिन्हित भी किया और उस पर हम लोग वर्कआउट भी कर रहे हैं। और इसलिए इसकी जिद करना कि ये वापस होगा नहीं होगा, कुल मिला के किसान का नुकसान चाहिए, फ़ायदा चाहिए या कानून बदलना चाहिए, तो ये तो तय करना ही पड़ेगा। अगर किसान आंदोलन कर रहे हैं तो उनका पहला जो उद्देश्य है वो किसानों की मदद करना और किसानों को लाभ दिलाना, यही होगा। अगर कानून के बदले बिना किसान का लाभ हो सकता है तो क्यों नहीं दिलाना चाहिए। लेकिन उनकी तो एक ही एडमेंट डिमांड है कि उनका कहना भी है काले कानून है वापस लो, और दूसरा उनका जो नारा होता है कि ये अंडानी और अंबानी की मदद के लिए बनाए गए हैं। लगातार यही रेटोरिक उनकी तरफ से सुनाई पड़ता है, यही बातें सुनाई पड़ती हैं। नहीं, स्वाभाविक रूप से मैंने कहा ना कि किसी भी आंदोलन में डिमांड तो अलग होती है, लेकिन डिमांड पर जब बातचीत होती है तो तर्कों के साथ होना चाहिए ना। बिना तर्क के कोई भी डिमांड मान ली जाएगी ऐसा सोचना भी किसी के लिए व्यर्थ है। और तर्क पर बातचीत हो और सरकार के तर्क भी सुने जाएं और जहां किसान का हित है उन चीज़ों को माना जाए तभी बातचीत आगे बढ़ती है। मैंने आज तक लगभग 28 साल से मैं संसदीय इतिहास कवर कर रहा हूं और मैंने पढ़ा भी है पार्लियामेंट हिस्ट्री को। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई कानून बन गया हो संसद में उसको वापस लिया जाए। क्या आप इसको व्यवहारिक मानते हैं, इस मांग को? नहीं, मैं समझता हूँ कि कुल मिला के मैं अभी इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी मेरे लिए, क्योंकि मैं किसानों से बातचीत कर रहा हूँ और भारत सरकार की कोशिश है कि किसान के जो बिंदु हैं, जिन बिंदुओं के कारण किसान को तकलीफ़ हो सकती है, ऐसे बिंदु पर सरकार चर्चा करने के लिए पूरी तरह खुली हुई है। और हमारी कोशिश है कि किसान की जो भी समस्या है उसका निराकरण हो। और कानून में भी अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसको यूनियंस ये कहने में सफल होती हैं कि भाई इससे किसान का बहुत नुकसान हो जाएगा, बाकी अडानी आ जाएगा, अंबानी आ जाएगा, तो हिंदुस्तान 73 वर्ष का लोकतंत्र है, इस हिंदुस्तान में कोई किसान को नहीं मार सकता। किसान इस देश की सबसे बड़ी ताकत है और किसान को कमज़ोर आंकना किसी के लिए भी भूल होगी। सही कहा आपने, और किसान वाकई में हमारा अन्नदाता है। आगे बढ़ते हुए ये भी चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी हो, सरकार एमएसपी की गारंटी का कानून बना के दे। इसके बारे में सरकार का क्या व्यू है? क्या आप एमएसपी की गारंटी का कानून बनाने के लिए तैयार हैं या इसके बारे में विचार कर रहे हैं? देखिए, दरअसल क्या होता है कि कुल मिला के एमएसपी पहले भी कभी कानून का हिस्सा नहीं थी और आज भी कानून का हिस्सा नहीं है। कुछ चीज़ें सरकार में कानून के मुताबिक चलती हैं, कुछ कानून के अंतर्गत नियम बनाए जाते हैं उनके अंतर्गत चलती हैं,
और कुछ सरकारों के प्रशासनिक निर्णय होते हैं। प्रशासनिक निर्णय सरकार का एमएसपी का है और एमएसपी पर खरीद पूरे देश में बहुत अच्छे से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने काम संभालने के बाद पहली बार स्वामीनाथन साहब की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया और एमएसपी में लागत का 50% मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित करना प्रारंभ की। उसका फ़ायदा भी देश भर के किसानों को मिला है और एमएसपी का खरीदने का एमएसपी पर खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ाया गया है। अगर यूपीए सरकार के 10 वर्ष को देखें और मोदी जी के 6 साल को देखें तो लगभग दुगने का अंतर इस कालखंड में दिखाई देता है। पहले गेहूं और धान सिर्फ 2 ही जिनसों की खरीद होती थी, अब दलहन और तिलहन की भी खरीद हो रही है, उसका भी फ़ायदा किसान को मिल रहा है। तो एमएसपी अच्छे से चल रहा है और एमएसपी जारी रहेगा, यह बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही और मैंने भी लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर यह आश्वासन दिया कि एमएसपी जारी रहेगी। खरीफ की फसलों की खरीद एमएसपी पर अभी हुई है। देश भर में जो धान खरीदा गया है उसमें 17% ज़्यादा खरीदा गया है। पंजाब में अगर देखें तो 25% ज़्यादा की खरीद हुई है और रबी की एमएसपी को घोषित कर दिया गया है। तो एमएसपी पर शंका करने का सवाल कहाँ उठता है? वो चाहते हैं कानून बने, लिखित आश्वासन दे। क्या सरकार राइटिंग में देने को तैयार है? नहीं, मतलब अगर भाई एमएसपी पर हम खरीदना चाहते हैं तो मौखिक कह रहे हैं तो लिखित में, अब लोकसभा के फ्लोर पे मैंने बोला, उससे ज़्यादा तो प्रामाणिक दस्तावेज कोई नहीं हो सकता। अगर किसी को लिखित से संतोष होता है तो हमें क्या दिक्कत है? इसके अलावा सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि जितने सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के खिलाफ बातें कर रहे हैं, लेकिन खुद पंजाब में या हरियाणा में कई सालों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चल रही है और बड़ी बड़ी कंपनियों से जो किसान है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आखिर ये भ्रम उनके दिमाग में आया कैसे? आपको क्या लगता है? क्योंकि वो तो इसके सक्सेस एग्जाम्पल को देख चुके हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी तक जो होती थी उसके लिए कोई कानूनी प्लेटफॉर्म नहीं था और सामान्य तौर पर अभी कुछ बड़ी कंपनियां ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आगे आई थी और पंजाब हो, हरियाणा हो, और ये कांग्रेस के राज में ही शुरू हुआ और मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा भी किसान को हुआ है। किसान महंगी फसलें करने लगा है, फसलों के विविधीकरण की ओर गया है, सिंचाई में कम पानी लगने लगा है, फर्टिलाइज़र का उपयोग कम हो रहा है और उसकी फसल महंगी ज़्यादा बिक रही है। और इसलिए हम लोगों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए अगर कानून बन जाएगा तो कोई भी व्यक्ति आएगा और विशेष रूप से गरीब किसान के साथ कोई अन्याय नहीं हो सकेगा। और इसलिए हम लोगों ने जब ये कॉरप कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट बनाया तो इसमें यह सुनिश्चित किया कि बुआई से पहले किसान की जो फसल है उसका रेट तय हो जाएगा। वो रेट तय होगा तभी किसान रिस्क लेने को तैयार होगा और साथ ही साथ किसान को हर प्रकार की सुरक्षा इसमें दी गई है। जो एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट से किसान कभी भी बाहर हो सकता है, लेकिन जो करार करता है प्रोसेसर है या इंडस्ट्री वाला है वह बाहर नहीं हो सकता। वह बाहर तभी हो सकता है जब करार में उल्लिखित जो रकम है वो किसान को वो पे कर दे। और अगर विवाद भी होता है तो उस पर प्रोसेसर पर 150% जुर्माना हो सकता है और किसान पर किसी भी प्रकार के जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है अगर किसान की कोई गलती रहती है तो। और दूसरा हम लोगों ने ये भी उसमें उल्लेख किया है कि एसडीएम के यहाँ अगर विवाद होगा तो जाएगा। एसडीएम अगर किसान से वसूली की बात भी आदेश के लिए कह सकता है तो किसान से सिर्फ इतनी वसूली की जा सकती है जितना उसने आदान प्रोसेसर से प्राप्त किया है। इससे ज़्यादा वसूली नहीं की जा सकती और वह वसूली भी किसान की भूमि के विरुद्ध नहीं की जा सकती। इसलिए किसान की भूमि को किसी भी प्रकार का खतरा इस एक्ट में नहीं है। मैं आपके माध्यम से देश भर के किसानों को बताना चाहता हूँ। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो कृषि वैज्ञानिक बोलते हैं कि ये एक अच्छा कदम है। हमने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बात की, हमने कई ऐसी सारी फेडरेशन से बात की, वो सब लगभग एक मत में मानते हैं कि एमएसपी को अगर छोड़ दिया जाए तो जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। लेकिन सिर्फ पंजाब के किसानों से ये आंदोलन शुरू हुआ,
थोड़ा हरियाणा में गया, अब दूसरे राज्यों में जा रहा है। सिर्फ पंजाब के ही किसान क्यों? शायद इसलिए कि वहां पर एमएसपी पे सबसे ज्यादा खरीदा जाता है, ये उनका कंसर्न है। नहीं, स्वाभाविक रूप से एमएसपी पर तो कोई खतरा था ही नहीं, लेकिन पंजाब के किसानों को लगता है कि उनका मंडी सिस्टम बहुत मजबूत है और अगर बिना टैक्स के ट्रेड होगी तो मंडी सिस्टम प्रभावित होगा, ऐसा उनकी बातचीत में ध्यान में आता है। तो सरकार उस पर विचार करने के लिए ओपन है। ठीक है, आपने ये कहा, लेकिन साथ ही साथ एक मुद्दा बड़ा पॉलिटिकल भी इसके अंदर है। कई सारे ऐसे लोग दिखे जो मोदी विरोधी गतिविधियों में रहते हैं और कई ऐसे लोगों के नाम भी सामने आए। आपने समय समय पर लोगों को सोशल मीडिया पर देखा होगा, ट्वीट्स में भी देखा होगा। क्या आपको लगता है कि किसानों की आड़ में कुछ राजनीतिक विरोधी लोग जानबूझ के उनको हवा दे रहे हैं? मैं तो दीपक भाई अभी किसान आंदोलन को किसान की दृष्टि से ही देख रहा हूँ और किसानों के प्रतिनिधियों से मैं चर्चा में हूँ और इसलिए किसान को मैं इधर उधर घुमाकर नहीं देखना चाहता। और मेरी जो जानकारी के अनुसार है, वो किसान यूनियन के लीडर्स जो बोलते हैं कि भाई किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी व्यक्ति को वो अपना प्लेटफॉर्म नहीं देंगे और वो पूरी तरह शुद्ध किसान है और शुद्ध किसान आंदोलन है, तो मैं उनकी बात पर भरोसा करके उसी दिशा में निश्चित रूप से सोचता हूँ। लेकिन राजनीतिक दल के लोग इधर उधर से कोशिश करते रहते हैं, तो मैं आपके माध्यम से राजनीतिक दल के लोगों को कहना चाहता हूँ कि किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश हमको नहीं करना चाहिए और किसानों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको सरकार से कोई शिकायत है और आपको एक्ट में कोई शिकायत है तो राजनीतिक दल कार्यक्रम करे, राजनीतिक दल को आरोप लगाना है तो आरोप लगाए, तो सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और जैसे भी हम जवाब दे सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा में भी उनके जवाब दिए, सारे देश ने देखा। और ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जिन्होंने 2019 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि रिफॉर्म हम करेंगे और अब वो पलटकर इधर उधर की टिप्पणियां, 2009 में कहा था, इधर उधर 14 में कहा, 19 में कहा। तो कांग्रेस के लोग जो बात कर रहे हैं वो मैं समझता हूं कि उनको पहले अपने घोषणा पत्र से सार्वजनिक रूप से प्रेस के सामने आके मुकरना चाहिए और जब वो कहें कि भाई हमने उस समय झूठ बोला था और अब हम सही बोल रहे हैं, या उस समय सही बोला था और आप झूठ बोल रहे हैं, एक बार तो उन्हें ये तय करना ही पड़ेगा। एक आखिरी चीज जानना चाहता हूं, जब बार बार आप टेलीविजन पर यह सुनते हैं कि सरकार ने सब कुछ अडानी और अंबानी को दे दिया है, किसानों पर अडानी और अंबानी कंट्रोल कर लेंगे, क्या भारत के अन्नदाता इतने कमजोर हैं या भारत का प्रजातंत्र इतना कमजोर है कि कोई कॉरपोरेट हाउस उनको कंट्रोल कर लेगा? आपका एक राजनेता के तौर पर व्यक्तिगत विचार क्या है? मैं ऐसा मानता हूं कि हमारा देश और हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और लोकतंत्र की मजबूती और लोकतंत्र की खूबसूरती ये जनता की ताकत और जनता के चरित्र और उससे सोच से ही प्रकट होती है। देश में जब जब ऐसी परिस्थिति आई कि लोकतंत्र पर प्रहार करने की लोगों ने कोशिश की तो जनता ने अगड़ाई ली और तमाम सारे तख्तों को जनता ने पलट दिया। आज देश में हमारी जनता और किसान इतना समझदार है कि कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति उसको गुमराह नहीं कर सकता है और पैसे के दम पर इस हिंदुस्तान में कोई शासन कर लेगा, ये दिवा स्वप्न है। ये हिंदुस्तान ऋषि मुनियों और फकीरों का देश है। इस देश में पैसे के बल पर कोई भी आदमी सब चीज़ों को खरीद सकता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, अब कल बातचीत है लेकिन आंदोलन 8 तक का अनाउंस हो चुका है, तो क्या कल के लिए कोई उम्मीद नजर आती है आपको? एक छोटा सा मैं तो सोचता हूँ कि अभी 1 तारीख को वो लोग 3 तारीख को जो लोग बात करने के लिए आए थे यूनियंस के नेता, वो अपनी बात पर स्थिर रहेंगे और बात को आगे बढ़ाकर समाधान का मार्ग प्रशस्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो ये थे केंद्रीय कृषि और कृषक कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जिनका मानना है कि अंततः बातचीत ही वो रास्ता है जिससे हल निकलेगा और पैसे के बल पर कोई इस लोकतंत्र पर काबिज हो जाए, शायद ऐसा उनके मुताबिक कभी नहीं हो सकता। हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही।